दुनिया का इकलौता ऐसा बैंक जिसे आज तक कोई नहीं लूट पाया, और उस बैंक से $30 मिलियन चोरी करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन इन चोरों का टारगेट डायरेक्ट बैंक से पैसा चोरी करना नहीं, बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर था, जिसका असली मास्टरमाइंड वो निकलता है जिसे गैंग में सबसे कमजोर समझा जा रहा था। इस चोरी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस की सुबह से, जहां एक आर्मर्ड ट्रक एक कैफे के बाहर आकर रुकता है, जिसमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड कुछ सामान लेने के लिए उस कैफे के अंदर गए। लेकिन तभी अचानक 2 कार आकर ट्रक को घेर लेती हैं, जिसमें से कुछ गैंगस्टर्स गैस मास्क पहने हुए बाहर आए। अब जैसे ही वो दोनों गार्ड्स कैफे से बाहर आए, उन गैंगस्टर्स ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया। तभी ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर चुपचाप पैनिक बटन दबाकर पुलिस को अलर्ट कर देता है कि उन पर हमला हो रहा है। लेकिन जब उन गैंगस्टर्स ने उस ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए कहा तो वो मना कर देता है, जिससे गुस्से में उनमें से एक आदमी ने पावर ड्रिल निकाली और विंडशील्ड में छेद कर दिया और फिर उस शीशे को अपनी कार की मदद से हटा दिया। पर तभी उनमें से एक गार्ड अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे तुरंत ही गोली मार देते हैं और साथ ही वो गलती से उस ड्राइवर को भी जान से मार देते हैं। वहीं पास वाली गाड़ी में एक चाइनीज आदमी बैठा था, जो पुलिस की हर हरकत और रेडियो सिग्नल पर नजर रखे हुए था। असल में वो खुद भी उन गैंगस्टर्स का साथी था, जो अपने क्रू को चेतावनी देता है कि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, क्योंकि गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस उनकी तरफ ही आ रही है। तो वो गैंगस्टर्स ट्रक के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर उस चौथे गार्ड को बेरहमी से बाहर खींच लेते हैं। इस बीच एक और बंदा उनकी कार पर ब्लीच छिड़कता है, ताकि कोई भी सबूत या डीएनए पुलिस को ना मिले। वो गैंगस्टर जानते थे कि एक छोटी सी चूक उन्हें सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। अब कुछ ही सेकंड बाद एलएपीडी की गाड़ियां उस कैफे के बाहर पहुंच जाती हैं और पूरी सड़क गोलियों की बरसात से गूंज उठी। लेकिन पुलिस की गन्स उन गैंगस्टर के ऑटोमेटिक गन्स के सामने कुछ भी नहीं थी। उस लड़ाई में 4 पुलिस ऑफिसर वहीं मारे जाते हैं और जवाबी फायरिंग में एक गैंगस्टर भी मारा गया था। लेकिन उसके बावजूद वो गैंगस्टर उस ट्रक को सेफली वहां से लेकर भागने में कामयाब हो गए। गैंगस्टर की पूरी टीम उस चाइनीज रेडियो वाले के हुक्म पर चल रही थी, जिससे वो एक सुनसान गोदाम तक पहुंच गए। गोदाम के अंदर पहुंचते ही वहां का माहौल एकदम गर्म हो गया, क्योंकि उनका हेड रे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने साथियों को एक गार्ड को गोली मारने के लिए बुरी तरह डांटता है और याद दिलाता है कि उनका ये काम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए था। असल में रे और उसकी टीम वाले कोई गैंगस्टर नहीं थे, बल्कि वो एक शातिर चोर थे, जो बहुत ही साफ सफाई से अपने काम किया करते थे। फिलहाल अब जैसे ही रे ट्रक का दरवाजा खोलता है, तब उसका साथी एंसन उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तब रे उसे बताता है कि एक गार्ड को उन्होंने मार दिया है, जिसकी वजह से अब पूरे शहर की पुलिस उन्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। इधर डिटेक्टिव निक क्राइम सीन पर पहुंचकर सीधे अपनी टीम के पास जाता है, जो लॉस एंजलिस शेरिफ डिपार्टमेंट से था। उसकी पूरी टीम उस मरे हुए गैंगस्टर के शव के पास खड़ी थी। वहां मौजूद डिटेक्टिव बराचो निक को सारी बात समझाता है। तब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद निक जल्दी ही भाप लेता है कि ये काम किसी मामूली चोर या गैंगस्टर का नहीं, बल्कि हाई लेवल प्रोफेशनल्स चोरों का है। पुलिस को साफ तौर पर पता था कि इन लोगों को इस लोकेशन पर कोई एयर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तभी मर्फ खुलासा करता है कि इस खतरनाक क्रू ने पैसा नहीं, बल्कि सिर्फ एक खाली आर्मर ट्रक ही चुराया है। साथ ही वहाँ मौजूद टोनी को लगता है कि शायद उन्हें कोई गलत जानकारी मिली थी और इसी वजह से उनका प्लान फेल हो गया। खैर, इस सब के बीच सड़क के पार बॉस को, जो उन्हीं गैंगस्टर का साथी था, वो अपनी कार के अंदर बैठ के उन सभी जासूसों की तस्वीरें ले रहा था। जिसके बाद गोडाउन में आकर बॉस को अपने बॉस रे को वो सारी तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि निक ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का बॉस है। उन तस्वीरों को देखकर रे उसे तुरंत पहचान लेता है और उसकी कुंडली खंगालने लगता है। तब एंसन बताता है कि निक पहले साउथ में फुटबॉल खेलता था, जो जानने के बाद रे अपनी टीम को सतर्क करता है कि ये बंदा मेजर क्राइम्स डिवीजन चलाता है, जिसका नाम है रेगुलेटर्स, और इससे किसी भी हाल में हमें बचकर रहना होगा। उस दौरान डोनी नाम का उनका साथी निक की तस्वीर को खामोशी से घूरते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसी बीच पुलिस ऑफिस में निक और उसकी टीम मामले की गहराई से जांच कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये सब उन गैंगस्टर्स के अंदर की मिलीभगत हो सकती है और शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन चोरों को कैसे पता चला कि वो ट्रक उस कैफे के बाहर सुबह के वक्त ही आता है और शायद उनका मेन टारगेट वहाँ चोरी करना भी नहीं था। खैर, इतनी सब कैलकुलेशन करने के बाद निक ने अब अपने टारगेट पर रे को ले लिया था, क्योंकि रे वही आदमी था जो सिर्फ 8 महीने पहले ही पैरोल पर बाहर आया था। उसी रात डोनी एक बार में अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। उस दौरान फेडरल रिजर्व बैंक का एक आदमी ड्रिंक पीकर निकलता है, लेकिन अपना कीमती फेड एक्सेस कार्ड काउंटर पर ही भूल जाता है। तब डोनी उसे देखते ही फुर्ती के साथ उस कार्ड को उठाकर कैश रजिस्टर में डाल देता है। जिसके बाद वो मैक के पास जाता है, जो उनके ही ग्रुप का वही चाइनीज लड़का था जिसने पिछली रात उनकी कैफे से गोडाउन तक पहुंचने में मदद की थी। उस दौरान निक भी उस बार में आ जाता है। वो डोनी से पूछने लगता है कि यहाँ कौन कौन आता है। तब डोनी जवाब देते हुए कहता है कि ये बार सभी लोगों के लिए है और यहाँ कोई भी आ सकता है। खैर, अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद डोनी घर जाने
बचाने के लिए अपनी कार की तरफ जाने लगा, लेकिन कार में बैठते ही अचानक निक उसकी खिड़की के पास आकर उस पर हमला कर देता है। निक के उस पर हमला करने से डोनी बेहोश हो गया था और जब उसकी आंख खुली तो वो एक अजीब सी जगह पर था। अपने बेड से उठने के बाद जब डोनी दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि निक की टीम कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी। निक की पूरी टीम वहां एंजॉय कर रही थी, लेकिन निक अचानक सीरियस हो गया और डोनी को उसकी एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वो रे से बात कर रहा था। तब वो डोनी को चेतावनी देते हुए गस से कहता है कि उन्हें उसका सारा रिकॉर्ड पता है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, हत्या का प्रयास और कैलिफोर्निया की सबसे तेज स्पीडिंग का रिकॉर्ड। गस उससे साफ साफ कहता है कि अगर तुमने एक और गलती की तो तुम सीधा जेल जाओगे। तब डोनी खुद को बचाने के लिए कहता है कि उसने रे को बस बार में एक दो बार ही देखा था। जिसके बाद निक डोनी को अपनी बाजू पर एक टैटू दिखाता है, एक कंकाल जिसके नीचे रेगुलेटर्स लिखा था। निक उससे कहता है कि तुम्हें इसका मतलब पता है। निक तब उस टैटू का मतलब बताते हुए कहता है कि वो कोई आम पुलिस वाले नहीं है, क्योंकि वो गिरफ्तारी करने में वक्त बर्बाद नहीं करते और क्रिमिनल को शूट करके खत्म कर देते हैं। तब निक झपट्टे से उठकर डोनी की गर्दन दबोचते हुए उससे पूछता है कि तेरे जैसे बंदा इन खूंखार कैदियों के बीच क्या कर रहा है। तब मौत को करीब देखकर डोनी आखिरकार टूट गया और कबूल करता है कि वो सिर्फ उनका ड्राइवर है, लेकिन उसे आगे के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद निक उससे छोड़ते हुए कहता है कि फिलहाल तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। खैर, रात भर डोनी की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब निक घर पहुंचा तब तक दिन निकल चुका था और उसकी वाइफ भी जाग चुकी थी, जो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो अपना फोन उठाती है और निक को एक मैसेज दिखाती है। ये वही टेक्स्ट था जो निक अपनी साइड वाली बंदी को भेजना चाहता था, लेकिन गलती से उसने अपनी वाइफ के फोन पर भेज दिया था। निक की वाइफ को पता चल गया था कि निक उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो बिना ज्यादा कुछ कहे अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से जाने लगी। दूसरी तरफ हम रे और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि लॉस एंजलिस की फेडरल रिजर्व बैंक के बाहर तैनात थे। सड़क के दूसरी तरफ से बैंक की बिल्डिंग को देखते हुए रे अपनी टीम को बताता है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा बैंक है जिसे कभी नहीं लूटा गया। वजह सिर्फ ये थी कि बिल्डिंग के चारों तरफ की हर सड़क में ऑडियो और वीडियो के कैमरास लगे थे और कोई वहां खड़े होकर ज्यादा देर तक घूरता भी तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहां से भगा देते थे। साथ ही वो बताता है कि इस बैंक में अब तक 53 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई भी चोर लॉबी से आगे नहीं जा पाया। फिर वो हंसते हुए अपने साथियों से कहता है कि इसलिए अब हम इसे लूटेंगे। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में वापस निक और उसकी टीम उस गैंग के बारे में गहराई से जांच कर रही थी। वो पता लगाते हैं कि रे, एंसन, बॉस्को और डोनी वो सभी मरीन्स में सर्विस दे चुके हैं। साथ ही जब वो पुराने केस फाइल्स देख रहे थे तब उन्हें एक और बात पता चली। निक बताता है कि रे के 10 साल जेल में रहने के दौरान कोई भी बड़ा चोरी का मामला सामने नहीं आया था। तब निक बाकी लोगों से कहता है कि अगर वो उसे पकड़ लेते हैं तो शायद पहले के वो सारे अनसॉल्व केसेस भी बंद हो जाएंगे। खैर, इसके बाद निक जब ग्रुप के साथ लंच के लिए बाहर निकला तो एक आदमी निक को एक लिफाफा देता है जिसमें डिवोर्स पेपर्स थे, क्योंकि निक की वाइफ को पता चल गया था कि वो उसके साथ चीट कर रहा है और अब वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। हालांकि अब निक की जिंदगी बिखरने लगी थी, लेकिन वो उन चोरों को पकड़ना जारी रखता है। खैर, उसी दिन रे और उसकी टीम फिर से अपने वेयर हाउस में होती है, जहां रे उन्हें सब कुछ समझाता है कि फेडरल रिजर्व कैसे काम करता है और खासकर वो काउंटिंग फ्लोर के बारे में बताता है। वो कहता है कि मान लो अगर उन्होंने रिजर्व से सीधे पैसे चुरा भी लिए तो भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर नोट का सीरियल नंबर होता है और जैसे ही वो उसे खर्च करने की कोशिश करेंगे पकड़े जाएंगे। तब रे उन्हें बताता है कि हर दिन फेडरल बैंक उन नोट्स के सीरियल नंबर्स डिलीट कर देता है जो बहुत पुराने या खराब हो गए होते हैं, और ये काम हर रोज शाम 4 से 5 बजे के बीच में होता है। जिसके बाद उन बेकार नोट्स की कटिंग करके कूड़े में फेंक दिया जाता था। लेकिन उस काउंटिंग फ्लोर पर अकेले हर दिन करीब $30 मिलियन के नोट खराब बताकर अलग कर दिए जाते थे, और अगर वो नोट्स को कटिंग करने से पहले ही कूड़े के जरिए साफ सुथरे तरीके से बाहर ले आए तो वो $30 मिलियन की कैश होगी, जिसे बिल्कुल भी ट्रेस नहीं किया जा सकता था। और अब बस वही उनकी नजर थी। खैर, अगले दिन डोनी को एक चाइनीज टेक अवे वाली जगह नौकरी मिलती है, जो फेडरल रिजर्व बैंक के एम्प्लॉइज को खाना डिलीवर करती थी। तब डोनी सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि रे के मिशन का सबसे अहम मोहरा बन चुका था। जिसके बाद वो डिलीवरी करते हुए एक साथ 2 खाने के बैग लेकर फेडरल बैंक के किले जैसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। गेट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे चेक करते हैं और एक एक्सेस कार्ड थमाते हैं, जिसके बाद वो खाना डिलीवर करने सीधा अंदर चला गया। वो एक बैग कैफेटेरिया में कुछ लेडीज के पास छोड़ता है और दूसरे खाने के बैग को लेकर सीधा बाथरूम में चला गया। असल में ये कोई साधारण बैग नहीं बल्कि उस मार डकैती की पहली ईंट थी। खैर, उसी रात जब रे और उसकी टीम एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी तब निक और उसके रेगुलेटर्स यानी उसकी पूरी टीम वहाँ धमक पड़े और उसके ठीक बगल वाली टेबल पर बैठ गए। निक अपनी फितरत के मुताबिक उठकर सीधा रे के ग्रुप के पास जा पहुंचा। तब वो बाकी सबसे बिना कुछ कहे डोनी का हाल चाल पूछता है और चुटकी लेते हुए कहता है कि उसने कुछ दिन पहले शायद उसे जिम में देखा था। जिसके बाद निक सबको उकसाने लगा और पहले रे जिस फुटबॉल टीम के लिए खेला करता था उसका मजाक उड़ाने लगा। साथ ही पास वाली टेबल पर बैठी कुछ लेडीज के बारे में ऐसी बातें करता है जो किसी को भी आग बबूला कर दे।
माहौल को गर्म होता देख निक का साथी गस बीच में आकर उसे वहाँ से ले जाने लगा और उसके गलत बिहेवियर के लिए बाकी सबसे माफी भी मांगता है। खैर अब कैफे से वापस आने के बाद रे ने डोनी को उल्टे हाथों ले लिया था। तब उसकी टीम उसे मारते हुए पूछती है कि क्या वो पुलिस वाला है या उनके साथ मिला हुआ है। हालांकि डोनी इस सबसे इनकार करता है। तब रे बंदूक निकालकर डोनी के माथे पर सटा देता है और पूछता है कि वो निक को कैसे जानता है। तब डोनी सच उगलते हुए बताता है कि निक ने उसे एक बार पकड़ लिया था और वो उनके बारे में पहले से ही जानता है, लेकिन वो कसम खाता है कि उसने अभी तक निक को उनके प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार रे फिलहाल उस पर भरोसा करने का फैसला करता है और डोनी से कहता है कि वो निक को जाकर बता दे कि चोरी फ्राइडे को हो रही है। जिसके बाद डोनी एक कपड़ों की दुकान पर निक से मिलता है। वो निक पर गुस्सा करते हुए कहता है कि रेस्टोरेंट में उसने अपनी आईडी रिवील करके सब कुछ खतरे में डाल दिया। जिसके बाद वो निक को बताता है कि चोरी फ्राइडे को होनी है, लेकिन कहाँ होनी है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर अगले दिन निक उस शूटिंग रेंज पर पहुंचता है जहाँ रे पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था। निक कुछ गोलियां चलाकर अपनी बहादुरी का दिखावा करने की कोशिश करता है, लेकिन रे टच से मस नहीं होता। रे बिना एक शब्द बोले अपनी राइफल उठाता है और दनादन फायर करता है और निक की तरफ देखे बिना ही बाहर निकल जाता है। रे के जाने के बाद जब निक ने उसके टारगेट को चेक किया तो वो काफी शॉक हो गया, क्योंकि उसके सारे शॉट्स बिल्कुल सेंटर में थे। खैर उस रात निक रे से इस बात का बदला लेने के लिए उस क्लब में पहुंचता है जहां रे की गर्लफ्रेंड काम किया करती थी। असल में रे की गर्लफ्रेंड एक बार डांसर थी जो फिलहाल डांस करते हुए सीधा निक के पास आकर उसके कान में कुछ बताती है। अब अगले दिन रे जब अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा तब वहां वो निक को देखकर शॉक हो गया, पर उसने बिना कुछ कहे निक को उसकी गन उठाकर वहां से जाने को कहा और मुस्कुराते हुए निक के पास से गुजरकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया। फिलहाल बाहर आने के बाद निक अपनी कार में बैठकर अपने साथी को कॉल करके बताता है कि उसे अगली चोरी का ठिकाना पता चल गया। उसे लग रहा था कि रे की गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही थी, लेकिन खेल के पीछे भी एक खेल चल रहा था, क्योंकि निक अभी जिस लड़की के पास आया था वो रे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि रे की बनाई हुई एक सोची समझी चाल थी। तब वो लड़की रे से कहती है कि उसने ठीक वैसा ही किया है जैसे रे ने उसे करने को कहा था, यानी निक को जो जानकारी मिली थी वो एक सोची समझी चाल थी। और अब आखिरकार चोरी का वो दिन आ गया था। निक और उसकी टीम पहले से ही अपने पोजीशन पर थे और दूर से ही बैंक को चील की निगाहों से देख रहे थे। तभी एक वैन पार्किंग एरिया में घुसी जिसमें से रे और उसकी टीम बाहर आई, जिन्होंने सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट और चेहरे पर मास्क पहन रखे थे। तब वो काफी तेजी के साथ बैंक में घुसते ही सिक्योरिटी कैमरास को चकनाचूर कर देते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक लाइन में खड़े होने के लिए कहते हैं। और बैंक के अंदर घुसने के कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था। जिसके बाद वो सबके मोबाइल जमा करते हैं और हाथों को केबल से बांध देते हैं। साथ ही वो उनके सर पर थैले डाल देते हैं ताकि कोई कुछ देख न सके। इतना सब होने के बाद रे बैंक मैनेजर से कहता है कि वो 911 पर कॉल करे और वो उनसे वही बोलने को कहता है जो रे ने खुद उसे लिख कर दिया था। तब बैंक मैनेजर कांपते हुए कॉल पर बताता है कि लुटेरों ने $10 मिलियन कैश और 1 घंटे के अंदर फ्यूल से भरा हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि शर्त साफ है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हर 1 घंटे में एक लाश गिरेगी, या फिर शर्त पूरी करने से पहले पुलिस या फिर किसी नेगोशिएटर ने फोन किया तो कोई न कोई जरूर मारा जाएगा। रे की टीम के बैंक के अंदर पहुंचने के कुछ ही मिनट्स बाद लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और FBI के साइलेंस से पूरा इलाका गूंज उठा था। लेकिन निक इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस सबको हैंडल करना उसकी टीम का ही काम है। फिलहाल अंदर जब रे बैंक मैनेजर से तिजोरी खुलवा रहा था तभी फोन की घंटी बजती है। रे के कॉल रिसीव करते ही पुलिस डिपार्टमेंट का नेगोशिएटर कहता है कि वो उनकी मांगों पर काम कर रहे हैं, जबकि रे उनसे कहता है कि तुमने अभी एक बंधक को मार डाला, और इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। तब बॉस को एक बंधक को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से पूरा बैंक सन्न रह गया था। और जब अगली बार नेगोशिएटर ने कॉल की तो इस बार बैंक मैनेजर फोन उठाकर रोते हुए कहता है कि लुटेरों ने एक बंदे को मार दिया है और बिना पैसों के अगली कॉल करने का मतलब एक और मौत। फिलहाल बाहर FBI और पुलिस बैंक के नक्शों पर सर खपा रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरी सड़क हिल जाती है। सबको लगता है कि शायद चोरों ने पूरी तिजोरी उड़ा दी। उस दौरान निक बैंक के नक्शे को गौर से देख रहा था। तब उसकी नजर एक बारीक हिस्से पर ठहर जाती है। तब वो टोनी से उसके बारे में पूछता है। टोनी उसे बताता है कि ये सिल्वर लाइन है, पर नक्शे के हिसाब से ये सालों से बंद है। इतना सुनते ही निक समझ गया था कि धमाका तिजोरी के लिए नहीं बल्कि भागने के रास्ते के लिए था। तब वो बिना वक्त गवाए एक रोड उठाकर सीधा बैंक के मेन दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन अंदर घुसने पर जब उसने वहाँ का माहौल देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई लुटेरा था ही नहीं और सारे बंधक बिल्कुल जिंदा और सुरक्षित थे। जिसके बाद निक फिर उस जगह जाता है जहाँ गोलीबारी हुई थी और वहाँ एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया, क्योंकि जिस बंधक को मरा हुआ समझा था वो फिलहाल जिंदा थी, यानी वो गोली सिर्फ एक नाटक थी। इस बीच रे और उसकी टीम शातिर तरीके से मेन हॉल के जरिए नाली में उतरकर सड़कों के नीचे गायब हो गए। लेकिन निक अब और इंतजार नहीं कर सकता था
और इतने में ही उसकी पूरी टीम बैंक के अंदर हथियारों के साथ दाखिल होती है, जिसके बाद वो सीधा तिजोरी की तरफ भागते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि फर्श में एक बड़ा होल किया गया था, जिसमें से रे की टीम सीधा नाली की लाइन में उतर चुकी थी। तब निक भी बिना वक्त गवाए उनके पीछे जाने लगा, लेकिन असली खेल तो उस बैंक में था ही नहीं, क्योंकि उसी वक्त मैक अल्मेडा सिक्योरिटी कंपनी का फर्जी एम्प्लॉय बनकर फेडरल रिजर्व को कॉल करता है और 2:45 पर एक शेड्यूल ड्रॉप ऑफ करवाता है, जिसके ठीक 2 मिनट बाद रे और एंसन उसी आर्मर्ड ट्रक में फेडरल रिजर्व पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने पहले चुराया था और फिलहाल उन्होंने उसे पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया था। तब वो सिक्योरिटी गेट पर आईडी दिखाते हैं और गार्ड बिना किसी शक के उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे देता है। फिलहाल अब ट्रक पार करने के बाद उसका पिछला हिस्सा खोलकर वो दोनों सामान उतारने लगते हैं। सामान के नाम पर उनके पास 2 ट्रॉली थी, जो पूरी तरह पैसों से लदी हुई थी। ये ट्रॉली सीधा काउंटिंग फ्लोर के रिसीविंग एरिया में पहुंच जाती है और वहाँ से बैंक के एम्प्लॉइज उन्हें $100 के नोट गिनने वाले रूम में ले जाते हैं। उस दौरान रे और एंसन वेटिंग एरिया में ऐसे बैठे थे जैसे वो बस अपना काम कर रहे हो, पर तभी बिल्डिंग के नीचे एक टनल में मौजूद बॉस्को को खबर मिलती है कि डोनी अपनी पोजीशन पर है और अब रे के एक इशारे पर बॉस्को उस बिल्डिंग की पावर सप्लाई में गड़बड़ी कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया था। उस दौरान लाइट टिमटिमाती हैं और $100 वाले रूम की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ तक कि कैमरा, सेंसर और श्रेडर तक बंद हो गए थे, यानी वो मशीन जिससे नोट की कटिंग होती थी। खैर उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड काउंटर से कहते हैं कि वो सिस्टम के रीसेट होने तक ब्रेक ले लें और अब जैसे ही कमरा खाली होता है तब उस कमरे के अंदर रखी एक बड़ी ट्रॉली से डोनी बाहर निकला, जो नोटों के ढेर के बीच में छुपा हुआ था। और फिर रे के रेडियो पर कंफर्म करने के बाद डोनी बाहर निकलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस ट्रिगर करता है, जिससे पूरे कैमरास पूरी तरह से बंद हो गए थे। फिलहाल अब डोनी उन बेकार नोटों को जिनकी कटिंग होनी थी उन्हें वो तेजी से एक पॉलिथीन में पैक करके नीचे फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन उतने में ही फेड की एम्प्लॉय जो अक्सर खाना मंगवाती थी वो उस चाइनीज टेक अवे को कॉल करती है, जिसमें डोनी काम किया करता था। तब मैक उस एम्प्लॉय का फोन उठाता है और एक नकली चाइनीज लहजे में बात करते हुए कहता है कि खाना बस आ ही रहा है। उधर बैंक में नीचे बैठे एक पुलिस गार्ड मॉनिटर पर देखता है कि काउंटिंग रूम के मोशन सेंसर्स अब भी बंद हैं, लेकिन उसे अब भी शक नहीं होता, इसलिए वो सिस्टम को ओवरराइड करता है और बाकी दूसरे काउंटर्स को कैफेटेरिया से काउंटिंग के लिए बुला कर ले आता है। इधर काउंटिंग रूम में डोनी अब भी टेबल के पीछे बैठा तेजी से $100 के उन खराब नोटों को काली पॉलिथीन में पैक करके नीचे कूड़ेदान में गिरा रहा था और अब डोनी आखिरी बैग नीचे गिरा ही रहा था कि तभी गलती से उससे एक मोशन सेंसर ट्रिगर हो जाता है, जिससे पूरा सिस्टम फिर से चालू हो गया था और उसके कुछ ही सेकंड बाद गार्ड और काउंटर्स भी रूम के अंदर आ गए थे। इसीलिए रे जल्दी से रेडियो पर डोनी को वार्न करता है कि अब उसे तुरंत वहां से निकलना होगा और इतना सुनते ही डोनी फुर्ती के साथ एक वेंट का कवर खोलकर उसके अंदर घुस गया। वेंट के अंदर से डोनी सबको खबर देता है कि फिलहाल वो सेफ है। तब रे बॉस को कोई इशारा करता है कि वो पावर सप्लाई को वापस से चालू कर दे और पावर सप्लाई आते ही फेडरल बैंक के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर डोनी उस बेंट के जरिए बाथरूम में आ गया था, जिसके बाद उसने वही चाइनीज बैग उठाया जो उसने पहले छुपाया था और फिर उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करता है जिसे फेड का एम्प्लॉय बार में भूल गया था, जिससे वो चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आया और उस पुराने हो चुके खाने को कैफेटेरिया में बैठी लेडी को थमाकर फेडरल रिजर्व से बाहर आ गया। उस दौरान बाहर डोनी के 2 दोस्त जो कूड़ा उठाने वाले ट्रक के ड्राइवर्स थे वो एक चौराहे पर आकर रुकते हैं। दोनों एक दूसरे से नजर मिलाकर वापस से अपने काम पर चले गए। असल में ये उस प्लान का हिस्सा था जो रे ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था। फिलहाल बैंक में वापस $100 गिनने वाले रूम में काउंटर्स कंफर्म करते हैं कि अल्मेडा की कैश डिलीवरी बिल्कुल सही है, इसलिए खाली टप्स को वापस से रे और एंसन की तरफ घुमा दिया गया और उन्हें वेटिंग रूम से बाहर कर दिया जाता है। उस दौरान फेडरल बैंक के बेसमेंट में रे का एक और आदमी जो कूड़ा उठाने वाला ट्रक चला रहा था वो कचरे के उन बैग्स को उठाता है जिनमें असल में करोड़ों डॉलर्स भरे हुए थे। खैर इसके बाद रे और एंसन उस आर्म ट्रक में शांति से ड्राइव करते हुए बैंक से बाहर निकल जाते हैं। इधर बॉस को एक दूसरी गाड़ी में उस कूड़े वाले ट्रक के पीछे पीछे जाने लगता है। उस दौरान वो रे को अपनी और उस ट्रक की लोकेशन भी बताता है, जिससे रे उस ट्रक का रास्ता रोक लेता है। तभी वो उसको जल्दी से ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर ट्रक से बाहर निकलने के लिए कहता है और ड्राइवर के बाहर आते ही बॉस को ट्रक लेकर सीधा कूड़े वाली जगह की तरफ निकल गया, जबकि उसके बाकी साथी भी पीछे पीछे आ रहे थे। इसी बीच डिटेक्टिव निक पूरे शहर की छानबीन कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर डोनी पर पड़ती है, जो बैंक से निकलकर सीधा उस कूड़े वाली जगह पर जा रहा था। तब वो तुरंत ही डोनी को पकड़वा लेता है और ये सब दूर से मैक भी देख रहा था। गस और टोनी जबरदस्ती डोनी को घसीट कर निक की गाड़ी में ले आए और कार के अंदर वो डोनी को काफी टॉर्चर करते हैं। वो डोनी को बुरी तरह पीटते हुए उससे बस रे के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। तब डोनी आखिरकार टूट गया और उसने रे की लोकेशन के बारे में बता दिया। उधर कूड़ेदान वाली जगह पर रे को मैक का कॉल आता है। मैक बताता है कि डोनी पकड़ा जा चुका है जबकि वो खुद सुरक्षित है, जिसके बाद मैक पूछता है कि अब उन्हें कहाँ जाना है, पर रे एक शब्द भी नहीं बोलता और कॉल कट करके एंसन से कहता है कि डोनी और मैक दोनों अब हमारे लिए एक एसेट बन चुके हैं,
जिसके बाद वो चुपचाप अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। लेकिन उस दौरान ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से निक ने उन्हें देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही रे का पीछा करना चालू कर देता है और जल्दी से मर्फ और बराचो को उनकी लोकेशन बता देता है। तब रे भी अपने मिरर में देखता है कि निक का ट्रक पीछे है और आगे ट्रैफिक जाम है, इसलिए पूरा रास्ता बंद है। तब निक की टीम को अपनी तरफ आते हुए देखकर रे, एंसन और बॉस को अपनी कार से उतर जाते हैं। तब गस डोनी को हथकड़ी लगाकर निक और टोनी के साथ गन लेकर रे की टीम की तरफ बढ़ने लगा और निक की टीम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रे ने उन पर गोली चला दी, जो कि सीधा बराचो को जाकर लगती है, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। और उस अंधाधुंध गोलीबारी में बॉस्को की गर्दन में भी गोली लग जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। और गुस्से में आकर रे ने टोनी के घुटने में गोली मार दी थी, जिससे वो हिलने लायक नहीं बचा था। जिसके बाद रे और एंसन गोलियों से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक उनके पीछे किसी साए की तरफ पड़ चुका था। तब निक एक सटीक निशाना लगाकर एंसन को भी ढेर कर देता है और रे मर्फ के हाथ में गोली मारकर उसे अपने रास्ते से हटा देता है। जिसके बाद वो सीधा एक पतली गली में जाके छुपने लगा था और फिलहाल अब निक और रे ही बचे थे। अब वो दोनों आमने सामने थे, जिस दौरान निक की एक गोली रे को लग जाती है, जिससे रे का काफी खून बहने लगा था। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता। एक बार फिर से वो लड़खड़ाते हुए अपनी बंदूक रीलोड करके निक पर फायर करता है। तब निक भी कार के पीछे छुपकर रे पर फायरिंग कर रहा था और एक गोली सीधा रे के सीने में जाके लगती है, जिससे रे वहीं पर गिर गया था। लेकिन अभी वो रेंगते हुए अपनी वेस्ट में और गोलियां तलाश रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। तब वो धीरे से थोड़ा सीधा होकर अपनी खाली बंदूक निक की तरफ तान देता है। निक को नहीं पता था कि बंदूक खाली है, इसलिए वो अपनी आखिरी गोली चलाकर रे का खेल खत्म कर देता है। और रे को मारने के बाद जब निक अपनी कार की तरफ लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डोनी कार से फरार हो चुका था। तब निक और गस पागलों की तरह डोनी को तलाश करते हैं, लेकिन डोनी का सुराग कहीं नहीं मिलता। और जब वो रे की कार चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें वही काले बैग्स मिले जिनमें डोनी ने डॉलर्स भरे थे, लेकिन अब उनमें डॉलर नहीं बल्कि सिर्फ कटा हुआ रद्दी कागज भरा था। जिसके बाद निक उसी बार में वापस जाता है जहाँ पहले डोनी काम किया करता था। बार का मालिक उन्हें बताता है कि डोनी 2 दिन पहले ही काम छोड़ चुका है। और अब फिलहाल निक काउंटर पर बैठा ही था कि तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फुटबॉल टीम की पुरानी तस्वीर पर जाती है, जिसमें डोनी, मैक और वो ट्रक ड्राइवर दोस्त सब एक ही टीम में थे। तभी निक को एहसास हुआ कि डोनी कोई मजबूरी वाला ड्राइवर नहीं, बल्कि इस पूरी डकैती का असली मास्टरमाइंड था। उसने बार में रहकर ही हर एक जानकारी चुराई और पुलिस और क्रिमिनल्स दोनों को अपनी उंगलियों पर नचाया। खैर, इसके बाद लंदन में हम एक बार को देखते हैं जहाँ डोनी अब एक बारटेंडर का काम कर रहा था और वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था जो चोरी के दौरान कचरा उठाने का काम कर रहे थे। और उसने अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रे की पूरी टीम को धोखा भी दिया था। और आखिर में हम ये भी देखते हैं कि कैसे उसने पैसे टायर्स में छुपाए और पनामा के जरिए दूसरे देश भेज दिए, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। पर दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो आप डोनी के साथ क्या करते। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।